हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्लास है 11 से, अब हम लोग जा रहे हैं 12 में। तो स्टैंडर्ड 12 को पढ़ने के लिए, फिज़िक्स को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक 11th का ज़रूरी है पढ़ना। मैं दो टॉपिक का ऐसा नाम लेता हूँ जिसको अगर बंदा 11 क्लास थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाया है, लेकिन अगर ये दो टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको फिज़िक्स समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो पहले मैं बताता हूँ कि क्या मस्ट रीड टॉपिक है, वो देखते हैं। तो मस्ट रीड टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड 12 फिज़िक्स के लिए क्या है? पहला तो टॉपिक है जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, मैथमेटिकल टूल्स। ये हम जो पढ़ लिया उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स को जानना ज़रूरी है। इसमें भी अगर हम इसको छाट सकते हैं तो अलजेब्रा में आप बाइनोमियल पढ़ लो, एक यूज़ होगा इसका। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का सब यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा है? कैलकुलस में आप डिफरेंशिएशन पढ़ लो, थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो इसके लिए आसानी होगा। इसमें डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, आ जाएगा, यूज़ होगा। अभी अगर 11 में देखे होंगे बहुत जगह पे यूज़ हो रहा था इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी यूज़ होगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके उसको आराम से देख लेना एक बार, थोड़ा सा टाइम निकाल के, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और दूसरा जो वेक्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि फिज़िक्स के लिए जान है। ठीक है, ये टॉपिक को अगर आप स्किप करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ डील करने के लिए वेक्टर का एडिशंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 का फर्स्ट क्लास। बी रेडी। क्लास करने के लिए क्या जानना है और हम कैसे पढ़ाएंगे, इसमें बहुत आसान छोटा छोटा टॉपिक होगा, छोटा छोटा लेक्चर्स वीडियो होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ MCQs को होमवर्क के तौर पे देंगे, ताकि आपका चेक हो कि आपने जो वीडियो देखा है उससे आपने कितना गेन किया। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा और छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट देंगे। जैसे मान लो कि आज हमने इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से आया, इसमें हमें क्या पढ़ना है। आज पूरा फर्स्ट पार्ट का, जो हम लोग का फिज़िक्स 12 का फर्स्ट पार्ट है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एक्चुअली एक बच्चा है, समझ लो फिज़िक्स का। इसके कोई पेरेंट्स कोई और है, ये कहीं ना कहीं से निकला है, प्रोड्यूस हुआ है। तो पहले हम इनके पेरेंट्स के बारे में जानते हैं, ये कहाँ से आया। तो इस टॉपिक को डील करने से पहले हम लोग एक टर्म देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर बहुत सारा पार्ट्स आता है। हम लोगों ने देखा रेस्ट एंड मोशन, प्रोजेक्टाइल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशन। तो ये सब जितना भी हम लोगों ने देखा उसमें वो मैकेनिक्स का पार्ट था। ठीक है, उसी तरीके से हम लोगों को अब क्या देखना होगा? मैग्नेटिज्म को। मैग्नेटिज्म एक लार्ज ब्रांच है किसका? साइंस का। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, उससे फिर रिलेटेड हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखते हैं कैसे। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए ये पहले ज़माने में जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया, उसके पीछे ग्रीक का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रीक फिलोसोफर ने क्या किया, एक मटेरियल को देखा जिसको कहते हैं हम लोग क्या? अंबर। अंबर क्या है? एक रेसिन है। ठीक है, ये रेसिन क्या होता है? कोई पूछता है रेसिन क्या होता है,
तो रेसिन इज जस्ट लाइक अ स्लाइवा, जस्ट लाइक अ स्लाइवा, जो कहाँ पर मिलता है, वो पेड़ से निकलता है, ट्री से निकलता है स्लाइवा के फॉर्म में। अब इस अंबर को एक रॉड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया और अब ये रॉड फॉर्म को रब किया गया। अब अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको रब्ड किया गया, किससे, सिल्क से और या फिर किसी क्लोथ से, ठीक है, या वूल से, ठीक है। ये जब अंबर रॉड को रब्ड करने के बाद क्या देखा गया, एक न्यू तरह का प्रॉपर्टी इसके अंदर डेवलप हो गया। ये क्या किया, स्मॉल लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगा, डस्ट को अट्रैक्ट करने लगा, और जितने भी लाइट पार्टिकल्स है, बिट ऑफ स्ट्रॉज, मतलब पुआल का जो बना होता है, उसको क्या करने लगा, ये क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो ये अट्रैक्शन पहले नहीं हो रहा था, ये अट्रैक्शन कब हुआ, रब्ड करने के बाद। तो ये जब रब्ड किया गया अंबर को, तो इस रब्ड किया गया तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, डस्ट या लाइट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये अट्रैक्शन जो हो रहा है, ये जो इसके अंदर अट्रैक्शन पावर डेवलप हो गया है, ये जो प्रॉपर्टीज़ आ गई है, वो कैसे आया और किस में आया और ये डेवलप कैसे हो, इसको थोड़ा आसान समझते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें 3-4 वर्ड्स का यूज़ होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल, और फिर इसको इलेक्ट्रीफाइड। ये सब वर्ड को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल देंगे, अच्छे तरीके से इतना वर्ड को समझने होगे तो आसानी हो जाएगा। अभी मटेरियल या सब्सटेंस आपके पास था, अंबर था, अंबर के पास क्या आया, डेवलप क्या हुआ, प्रॉपर्टी डेवलप हुआ। ये प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी डेवलप हुआ, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट करने लगा। तो ये प्रॉपर्टी कैसे आया, ठीक है, और किस में आया, वो देखते हैं, इसको डील करते हैं इसको, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का, इस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स ये जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी आई किसके अंदर, रब सब्सटेंस कौन हो गया, अंबर, उसके अंदर जब ये प्रॉपर्टी आया, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द रब्ड सब्सटेंस। द रब्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लियर हुआ। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या है, ये समझ में आ रहा। ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रॉपर्टी किसका, रब्ड सब्सटेंस का। यहां पर रब्ड सब्सटेंस कौन है, अंबर, ठीक है। तो अंबर के अंदर ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हुआ वो कैसे आया, तो ये आया बाय, कैसे, रब करने से, बाय रबिंग और फ्रिक्शन, ठीक है, रगड़ने से, घर्षण देने से। तो ये बाय रबिंग और फ्रिक्शन से आया। तो ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हुआ बाय रबिंग और फ्रिक्शन से, तो इस प्रॉपर्टी मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉपर्टी है डेवलप्ड बाय रबिंग और फ्रिक्शन, इसे कहा जाता है, इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और फ्रिक्शनल वर्ड यूज करते हैं। तो ये वर्ड का मतलब हम समझा रहे कि वाकई में है क्या, ठीक है। तो कैसे आया, बाय रबिंग आया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल। अब सवाल उठता है कि किस में आया, तो ये जो रब्ड सब्सटेंस है उसके अंदर आया, सीधा सीधी लिख देते हैं, ये किसके अंदर आया, सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। ये जो सब्सटेंस के अंदर आया ये अंबर कहलाता है। ये सब्सटेंस जो है इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। जब भी अंबर के अंदर रब करने से इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो अंबर है ना, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। तो हम लोग इसका क्या नाम देंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब्सटेंस क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। क्लियर,
इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। ठीक है ना, समझ में आया बात को? एक बार अच्छे से देख लेते हैं फिर से। अंबर एक सब्सटेंस का जिसको रब किया गया, रब करने के बाद उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। वो प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्शन। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो आया वो कैसे आया? बाय रबिंग। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड हो रहा है बाय रबिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि कोई भी मतलब सपोज कोई भी रॉड जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हो रहा ना? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या था? वो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप कैसे किया जा रहा है? रबिंग से किया जा रहा है। मतलब अगर एक रॉड है, ये रब मतलब सपोज ये एक अंबर है, इसको हम रब ना करें, तो रब नहीं करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो होगा नहीं होगा। वो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी तो डेवलप नहीं होगी इसके अंदर। और जब अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होगी तो ये अट्रैक्ट कैसे करेगा? मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल्स। क्लियर? चलो, ये समझ में आया? इसको एकदम एग्जाम्पल से एक लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल से। ठीक है, ये जितना वर्ड अभी तुम खुद समझोगे। सपोज सोनू नाम का एक लड़का है, ठीक है ना? ये सोनू नाम का लड़का बहुत शांत मिजाज का है, ठीक है, ज़्यादा बोलता नहीं है। लेकिन क्या हुआ, कुछ गलती कर दिया और घर में इसके पापा इसको एक लगा दिए, समझ में आया? थप्पड़ लगा दिए, पीट दिए। अब ये क्या आया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप आ गया, किसका? गुस्से का। ये प्रॉपर्टी डेवलप हुआ, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? ये सोनू था, उसको थप्पड़ लग गया तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो गया गुस्से का, और इसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो गुस्सा आया, कोई पूछेगा सर कैसे आया, तो हम बोलेंगे इसको मार पड़ी, ठीक है ना? मार पड़ी ना? तो मार पड़ने से इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ गुस्से का। ये जो मार पड़ रहा है, मतलब ये जो गुस्सा, ये जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है ड्यू टू मार, तो दैट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? या फिर फ्रिक्शनल हुआ, लगा तो फ्रिक्शनल होगा ना, ठीक है। तो फिर मार पड़ी तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इसके अंदर क्या डेवलप हो गया? प्रॉपर्टीज। हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो फ्रिक्शनल तो होगा ना। तो अब जो फ्रिक्शनल डेवलप हो रहा है, ये आपको समझ में आया कैसे आया? अब पूछेगा किस में आया, तो बेचारे सोनू में आया। अब ये सोनू को क्या बोलेंगे? अरे बाप रे बाप, ये तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्लियर हुआ? तो सोनू जो था उसको मार पड़ने के बाद एक प्रॉपर्टी डेवलप हुआ इसके अंदर गुस्से का, ये प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी का जन्मदाता कौन है? आया कैसे? मार पड़ने से आया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, या जो गुस्सा जो है वो डेवलप जो हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ना बेचारे को मार पड़ती, ना बेचारे को मार पड़ती, ना इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप होता। किस में हुआ? सोनू में। तो सोनू को बोलेंगे अरे वाह, ये तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। पहले तो शांत मिजाज से बैठा होता, तो चार्ज हो गया। चलो ठीक है, समझ में आया वर्ड का मतलब? देखो, एक वर्ड को अच्छे से समझो। ये जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी है, ये वर्ड कहाँ से आया? एक ग्रीक वर्ड, कौन सा ग्रीक वर्ड है? इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। अब समझ में आ रहा है कि ग्रीक फिलोसोफर ने अंबर का क्यों यूज़ किया, और उसी से डेवलप हो गया इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सब वर्ड का जन्मदाता मतलब हम बोल सकते हैं तो वो सब का जन्मदाता कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ये कहाँ डेवलप हुआ? अंबर। तो अंबर इज द फर्स्ट मटेरियल ऑन विच चार्ज फॉर्म्ड। क्लियर हुआ? तो इसी से वर्ड बना है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग थोड़ा ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आया? तो ये सारा जो वर्ड का डेवलपमेंट हुआ, उसका ओरिजिन कौन है? इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स अंबर। चलो अब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो ग्रीक फिलोसफर्स ने बता दिया। अब एक और चीज़ के बारे में वो लोग जान रहे थे। एक स्टोन है, जिस स्टोन को उन लोगों ने बोला कि ये इसको कहा जाता है मैग्नेटाइट
हम लोग आज के दौर में बोलते हैं उसको मैग्नेटाइट। और ये क्या करता है, आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लगता है। मीन्स उन्होंने खोज किया एक ऐसे स्टोन का जिसका आज का नाम क्या है, मैग्नेटाइट। और ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है आयरन पार्टिकल्स को। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। तो कोई भी मैग्नेट जो है, सपोज अगर एक यहाँ पर निडल रखा हुआ है, मैग्नेटिक निडल, और एक अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट लेकर जाएं तो अगर इसके नज़दीक लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब ये मैग्नेट को इस मैग्नेटिक नीडल के पास रखने पर क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। और ये डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या हो रहा है कि इस पर फोर्स लग रहा है ना, और इस फोर्स का क्या नाम है, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? मतलब ओवरऑल आइडिया डेवलप हो गया इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को ग्रीक फिलोसफर्स ने बहुत अच्छे ढंग से खोज किया इसके बारे में। हर चीज़ को बड़ा बारीकी से देखने के बाद ये पता लगा। अब उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो 1820 तक तो क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ 1820 तक तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एकदम अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाने लगा। मतलब अगर किसी बॉडी पर अगर चार्ज आ रहा है या लाइटनिंग हो रहा है या बैटरी पर चार्ज है तो वो हमारा जो सेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, ऐसे पढ़ा जाने लगा। और अगर कोई मैग्नेट से रिलेटेड फेनोमेना क्रिएट हो रहा, सपोज मैग्नेट को ला रहे हैं और मैग्नेटिक नीडल मूव कर जा रहा है, कंपास वाला मूवमेंट हो रहा है, या किसी भी आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर ले रहा, तो ये फेनोमेना चला जाएगा कैटेगरी किसमें, मैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाता था। लेकिन 1820 में जब ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट था, बहुत हम लोग पढ़े भी है, क्लास 10 वाले में पढ़े, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक रिलेशन देखा किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं। इन्होंने बताया कि जब कभी भी किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है, अगर उसके नियर रखा जाए किसी भी मैग्नेटिक नीडल को, अभी बताओ, थोड़ा देर पहले हम एग्जांपल दे रहे थे कि मैग्नेटिक नीडल को मूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए, एक मैग्नेट लेकर आए। जब मैग्नेट लेकर आ रहे हैं तो इसका मूवमेंट सही हो रहा है बड़ा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में भी आती है बात कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा, तो इस पर क्या लग रहा, फोर्स लग रहा। लेकिन इस मैग्नेट को रिप्लेस करके क्या किया गया, ऑस्टर्ड ने देखा करंट लेकर आया। जब वो करंट मूव करने लगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। अब ये अपने पोजीशन पे नहीं हुआ। जब इसको ऑन रखता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, जब ऑफ करता है तो फिर अपने पोजीशन पे आ रहा। मतलब ये जो करंट है डिफ्लेक्ट्स निडल, ये जो करंट डिफ्लेक्ट कर रहा है निडल को, ये काम था मैग्नेट का। इसका मतलब है कि ये दोनों का नेचर कैसा हो गया, सेम हो गया। इसी वजह से निडल्स क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा। तो यहाँ से कोरिलेशन लगाया कि अच्छा इसका मतलब करंट क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, जिसकी वजह से निडल क्या हो रहा, मूव कर रहा। तो इसका कंक्लूजन निकला कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड लिखेंगे, समझ में आना चाहिए। तो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले करंट और मैग्नेटिज्म को रिलेट करने में ऑस्टर्ड का बहुत बड़ा योगदान था। तो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोनों का नेचर कैसा हो गया, सेम। तो इससे रिलेशन पता चल रहा ना कि इसको डिफ्लेक्ट करने वाला भी यही है और इसको भी डिफ्लेक्ट करने वाला यही है। मान लो कि एक दोस्त है ए, उसका एक दोस्त है बी उसके ऊपर खूब खर्च करता है। बी बेचारा चला गया, एक और उसको दोस्त मिल गया सी, वो भी उस पर खूब खर्च करता है। तो ए वाले को लगेगा ना
कि अच्छा ये जो बी और सी में कुछ रिलेशन ज़रूर है, क्योंकि दोनों मेरे ऊपर खर्च कर रहा है। क्लियर हुआ? तो उसी तरीके से ऑस्टेड एक तरह का ऑब्जर्वेशन किया कि करंट और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। ये रिलेशन यहाँ तक डेवलप नहीं रहा, इसको और भी आगे बढ़ाया गया। आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट फैराडेज एंड एम्पियर, ये दोनों ने मिलकर एक आइडिया डेवलप किया, इसको आगे बढ़ाया। इसी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के आइडियाज़ को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि करंट क्या होता है? करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो वही बोला, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर? एक बात। दूसरा क्या हुआ कि मूविंग मैग्नेट्स प्रोड्यूसेस करंट। देखो कितना बड़ा बात हो गया, देखो ध्यान से। यहाँ मूविंग मैग्नेट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी को, और यहाँ पे मूविंग चार्ज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आइडिया दे दिया। किसने? फैराडेज और एम्पियर ने। ये जो टॉपिक हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से, जहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक मैग्नेट को ले जाते थे और दूसरे वाले में क्या होता था? करंट डेवलप होता था। ये हम लोग एक बाज़ाब्ते इसका चैप्टर, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट भी प्रोड्यूस कर रहा है करंट। करंट प्रोड्यूस का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? मतलब बेसिकली चार्ज का रोल बहुत बड़ा बढ़ गया। ठीक है ना? चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है चार्ज को, और वो चार्ज कैसा है? फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, और इसको आखिर में जाकर सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलता ना, इन्होंने आइडियाज़ दे दिया। अब आइडियाज़ को कुछ मैथमेटिकल टर्म्स से मतलब उसको प्रूफ करना होता है। जैसे हमारे पास कोई आइडियाज़ है, अगर हम मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए तो दैट आइडिया इज़ नॉट रिमार्केबल। ओके, तो हम लोग, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट का एंट्री हुआ। आइडियाज़ ऑफ फैराडेज एंड एम्पियर को एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वही आइडिया वही था, थ्योरी यही था, उसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला डेवलप किया, मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड किया। 4 मैथमेटिकल इक्वेशन से बहुत सारी बातों को कह दिया। ये 4 मैथमेटिकल इक्वेशन ही बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, ये क्या क्या? मैक्सवेल, अच्छे समझो। मैक्सवेल क्या है? आइडियाज़ ऑफ एम्पियर और फैराडेज को मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप किया। और वो कैसे डेवलप किया? 4 इक्वेशन दिया उन्होंने। 4 इक्वेशन देने के बाद वो एकदम प्रूफ हो गया। तो इस मैक्सवेल के 4 इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ कन्वर्ट हो गया। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देने वाला कौन है? मैक्सवेल। ठीक है, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रो, इसको मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में आई कहानी। ऑस्टेड पहले देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद एम्पियर्स और फैराडे ने बहुत अच्छा और विजुअलाइजेशन करके फिर एक कॉन्सेप्ट निकाला कि ये क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये आइडियाज़ तो डेवलप हो गया। अब इस आइडियाज़ को आगे ले जाकर मैथमेटिकल फॉर्म में कौन कन्वर्ट किया? दैट इज़ मैक्सवेल। और इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं। इसका रोल वैसा रोल एकदम सेम है जैसे हम लोग पढ़े हैं मैकेनिक्स में स्टैंडर्ड 11 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल लॉ। बोला जाता है कि मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि पूरा न्यूटन्स के इन 2 लॉ पर पूरा मैकेनिक्स बेस्ड है। तो सेम रूल यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। कौन सा इक्वेशन? मैक्सवेल इक्वेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तो बात समझ में आ गई कि इसका क्या बड़ा रोल। मैक्सवेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था वो था
वो उसने बताया कि लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बहुत अच्छे से समझो क्योंकि बार बार आगे भी आने वाला। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट का जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से निकाला जा सकता है। मैक्सवेल ने सिंपल बताया कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका स्पीड जो हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जानते हैं, वो कैलकुलेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेट करके निकाला जा सकता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसीलिए ऑप्टिक्स को बोला जाता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर हुआ? ये पूरी कहानी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, कहाँ हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आज जितना भी अचीवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, ये सबसे बड़ा रोल यूज़ करता है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब हम लोग साथ में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली यहाँ पर ये स्टडी किसके बारे में हो रहा है, स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में। मतलब चार्ज जो है एक बार जब फ्लो हो रहा है तो क्रिएट कर दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो क्या कर दे रहा है, क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वैसा फिनोमेना जो स्टडी होता है किसके हिसाब से, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रिलेट करेगा वो फॉर्मेशन बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और ये जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है रिलेटेड, चार्ज से। अभी हम बता, तो एकदम सिंपल समझना है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो ये डेवलप होने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका था, चार्ज का। चार्ज फ्लो हो रहा है तो देखते हैं क्या होता है, चार्ज रुका रहेगा तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब जो हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज मैग्नेटिज्म। ओके, तो स्टडी ऑफ चार्ज में अब चार्ज दो तरीके से बिहेव करता है। देखो, चार्ज एक बार हो सकता है कि रेस्ट में हो, और चार्ज एक बार क्या हो सकता है कि मूव कर रहा हो, मूविंग हो। तो जब रेस्ट में रहता है चार्ज तो उस डिपार्टमेंट का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? और यही चार्ज जब मूव करता है तो इस डिपार्टमेंट का नाम हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, ये स्टडी ऑफ चार्ज में हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चार्ज जब मूव करता है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर में क्या पढ़ना है। तो हम लोगों का पता ये चल गया। अब कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इन विच चार्जेस इज इन रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक ऐसा पार्ट जिसमें चार्ज रेस्ट में रहेगा, वो टॉपिक क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, और स्टैटिक्स मीन्स क्या हो गया, रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। क्लियर? अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पार्ट 1 का बात। मतलब स्टैंडर्ड 12 में फिजिक्स का पार्ट 1 देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक चीज़ और बताते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखेगी। क्या हो रहा, जैसे मैकेनिक्स में देखते थे कि एक बॉल को फेंका, सम हाइट पे गया, कितने टाइम के बाद नीचे आ गया, वो दिख रहा है, वो फिजिकली दिखता था, ठीक है। एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, वो कितना कंप्रेसर फोर्स लग रहा, फिर वापस में कितना फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गया, ये सब हम लोग देखते थे। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा। जैसे हम अगर बोले कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ और ये चारों तरफ फील्ड है, तो क्या हमको दिख रहा है? हम लोगों के पास बॉडी में भी चार्ज है, तो क्या हमको दिखता है? तो ये हम लोग विजुअलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इमेजिनिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो इसमें इमेजिनेशन बहुत काम आने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर चार्ज एट रेस्ट के लिए अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, टॉपिक देख लो।
सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, बेसिक चार्ज है क्या, चार्ज का रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद इस चार्ज की वजह से अभी क्या हो रहा था, फोर्सेस डेवलप हो रहा था ना, जब अंबर को रब किया जा रहा था तो अट्रैक्ट कर रहा था, तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, ठीक है। फील्ड जैसे चार्ज रेस्ट में है तो कैसा फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जानते हैं ये जैसे मान लो एक फील्ड है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस फील्ड के अंदर में लाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पार्ट होगा। फिर उसके बाद देखोगे अच्छे से, फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। और फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो लास्ट है कैपेसिटर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं इधर, इसमें क्लास 12 का दूसरा चैप्टर इंक्लूड होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, देखो आ रहा है ना। फिर फोर्थ वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे एसी अल्टरनेटिंग करंट, और सिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसे तो थोड़ा समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट्स कैसे होता है, चार्जेस जब मोशन में होता है। तो ये पूरा 12 का खाका दिखा दिए, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना। तो हम लोग अभी एकदम आराम से, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर होगा हम आराम से समझेंगे कि चार्ज भैया अभी तो रेस्ट में है, और चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या होता है, फील्ड क्रिएट करेगा। कैसा फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो आज हमने पूरा डिस्कशन किया, क्या होता है, इसका समरी क्या था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया कहाँ से, एंटर कैसे किया, ठीक है, वो हम लोग देखे। और अब हम लोग ये भी पढ़ चुके कि 12th क्लास में हम लोग को किस तरीके से पढ़ना है, और फिर ये जो है कॉम्पिटिटिव लेवल्स में कैसे एंटर करेगा। अगले नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ चार्ज, और चार्ज के बारे में कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, चार्ज होता क्या है बेसिकली, ठीक है। चलो थैंक यू।